हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल से। आज इसमें हम करने वाले हैं MSO 1 की यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है सामाजिक सिद्धांत एवं इसके संदर्भ। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि ये सिद्धांत है गलत लिखा हुआ है। सिद्धांत हम भी जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये वर्ड हिंदी में मेरे फ़ोन में ऐसे ही ले रहा था, तो इसलिए ये एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा गया है। क्योंकि बच्चे को बहुत से कमेंट मारते हैं, बाद में कहते हैं कि सर आपने गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको समझाया गया है। सबसे पहले आती है भूमिका या फिर प्रस्तावना, यानी कि इसके बारे में है क्या। देखिए, सबसे पहले सामाजिक सिद्धांत है क्या और इसके जो रेफरेंस है वो क्या है। यानी कि जो हमारे बीच में सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, वो कहाँ से आता है और उसका जो संदर्भ है वो क्या है, उसका रेफरेंस है वो क्या है। समाजशास्त्र असल में है क्या। समाजशास्त्र एक लाइन में कहा जाए तो समाज के अध्ययन करने को समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र में वही है जो समाज का हम अध्ययन करते हैं। इसमें हमारी पूरी सोसाइटी आती है। साथ साथ में इसके दो संदर्भ हैं। पहला संदर्भ होता है इसका अंदरूनी संदर्भ, जो कि व्यक्ति के निजी सोच होती है, जो कि उसकी निजी सोच के ऊपर प्रभावित होता है। ये सोच ऐसी नहीं होती कि सिर्फ आपने सोचा और आप प्रभावित कर देंगे किसी को भी, या आपको फैक्ट करके दिखाना होता है समाज के अंदर में, तभी आपकी निजी सोच ही इसमें इंक्लूड की जाएगी। दूसरी होती है जो है बाहरी संदर्भ, बाहरी रेफरेंस। यानी कि अब इन दोनों सोच के बीच का जो ताना बाना होता है या फिर जो विचार विमर्श होता है, उसको ही समाजशास्त्र यहाँ पर सिद्धांत बनाया गया है, उसको ही समाजशास्त्र सिद्धांत यहाँ बताया गया है। ठीक है। और सबसे पहली बात कि हमारे भारत में समाजशास्त्र हमें देखने को नहीं मिलता है पहले से ही। अब जो है 20वीं शताब्दी में भारत में इसकी शुरुआत हुई है। इससे पहले जो है समाजशास्त्र हमें पश्चिम में देखने को मिलता है और पश्चिम में जो है समाजशास्त्र विकसित हुआ है। और जो भारत में 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र विकसित हुआ है वो भी भारत का नहीं है, वो मतलब विरासत में उन्होंने जो है काफ़ी हद तक कॉपी करके पश्चिम से ही काफ़ी हद तक चीज़ें वहाँ से ली हैं। क्योंकि पश्चिम में पहले से ही ध्यान दिया गया था समाजशास्त्र जैसे विषय पर, लेकिन भारत में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि भारत में इसके जैसे मिलते जुलते सब्जेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र या फिर कुछ टॉपिक्स, लेकिन प्रॉपरली रूप से ये फ्रांस में ही विकसित हुआ। ठीक है, इसका जो प्रॉपरली विकास है वो फ्रांस में ही हमें देखने को मिलता है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसका एक संदर्भ है ये कि आपको सामाजिक सिद्धांत का एक संदर्भ की वजह से बात की गई है। तो सबसे पहले आता है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का एक ऐसा चीज़ है जो कि समाजशास्त्र सिद्धांत की जरूरत बन गया, उसके बनने की ज़रूरत का महत्वपूर्ण ये कारण बना या फिर तत्व बन गया। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में काफ़ी बदलाव किया। क्या बदलाव किया उन्होंने, जैसे कि पहले समाज था वो समाज ऐसे ही रूढ़िवादी सोचों को, सब चीज़ों को लेकर आगे आता रहता था और समाज में इतने बड़े स्तर पर कोई भी चीज़ नहीं हुई थी, कोई बदलाव इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ था जो फ्रांसीसी क्रांति के आने के बाद हुआ। ऐसा क्या बदलाव हुआ इसमें, तो ऐसा इसमें यह बदलाव हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति ही नहीं, साथ साथ में औद्योगिक क्रांति, ये दो क्रांति ऐसी थी जो कि इसका संदर्भ हम कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति आने से पहले क्या हुआ, पहले मैं आपको बताया हूँ कि जो भारत की या फिर देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, मुख्य रूप से भारत की, वो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो ये जो है फैक्ट्रियों पर आधारित हो गई। हमारी जो व्यवस्था थी कि है ना, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो फैक्ट्रियों पर आधारित हो गई। अब व्यक्ति जो है गाँवों से खेतों में नौकरी कर, मतलब अपने फसल बोने के बजाय गांव की तरफ जाने लगा, फैक्ट्रियों की तरफ भागने लगा। क्यों? क्योंकि नौकरी फैक्ट्रियों में जल्दी मिल जाती थी, आसानी से मिल जाया करती थी। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि इससे समाज में असमानता फैल गई। अब समाज एकजुट नहीं रहा, समाज के बीच में हमें ऊंच नीच देखने को मिलती है, समाज में असमानता देखने को मिलती है। असमानता समाज में फैल चुकी थी। लेकिन असमानता फैली कैसे, इसका क्या कारण था। देखिए, इसका फैलने का कारण ये था कि जो फैक्ट्री के मजदूर थे उनको कम वेतन दिया जाता था, साथ में मालिक जो थे फैक्ट्री के वो बहुत ज़्यादा मोटी मात्रा में पैसा कमा रहे थे, वो पूंजीपति हो गए थे, और जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा था वो गरीब का गरीब ही रह गया। अब जब ये मजदूरी इनको कम मिलने लगी, इनको टाइम के हिसाब से ज़्यादा इनसे काम करवाया जाने लगा, जैसे 14 घंटे 16 घंटे इनसे काम करवाया जाता था फैक्ट्रियों में,
तो इससे मजदूर संघ का निर्माण हुआ। मजदूर संघ ने क्या काम करा, अपने संघ बनाया, आंदोलन करना शुरू कर दिया और ये चाहते थे कि ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है इसको उखाड़ के फेंक दे। पूंजीवादी व्यवस्था कौन सी थी कि जो अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ पहले आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समाजवाद की विशिष्टता, कि समाजवाद की ज़रूरत क्यों हमें देखने को मिली यहाँ पे इस समाज के बीच में। इसे भी हम एक कारण कह सकते हैं उसकी, मतलब समाजवाद उस टाइम पे बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा आगे आया। तो समाजवाद आगे इसलिए आया क्योंकि ये पूंजीवाद का सीधा आलोचक था, ये पूंजीवाद की सीधे रूप से आलोचना करता था और इसके बहुत सारे विचारक भी थे जो इसको समर्थन प्रदान करते थे। इसमें सबसे प्रमुख जो विचारक थे वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम आप सभी ने सुना है, हमने भी सुना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ऐसे विचारक थे जो इसको सीधे सीधे समर्थन करते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है एक लेखक भी थे, एक राजनीतिक भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, एक विचारक भी थे। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन किया और देखा समाज में ये जो असमानता फैली हुई है इसको ख़त्म करना चाहिए। इसलिए कार्ल मार्क्स ने जो मजदूरों में फैक्ट्री में जो मजदूर थे उनके अधिकार को वो उत्पन्न कराना चाह रहे थे, ताकि वो उनके बीच में बिल्कुल लेवल तो नहीं लेकिन इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सके, उसको कम कर सके। और लेकिन लास्ट में कार्ल मार्क्स को लगा कि समाजवाद जो है पूरी तरह से पूंजीवाद का समाधान नहीं है। हमारा सामाजिक संदर्भ का सिद्धांत, सामाजिक रेफरेंस क्या है इसका। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है बोनाल्ड, डी बोनाल्ड जिसको कहा जाता है, पूरा नाम है जिसका लुई डी बोनाल्ड, जो कि एक फ्रांसीसी विचारक था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित विचारक रहा है और उसने मध्य युग की ओर लौटने की बात की। क्यों? क्योंकि देखिए एक टाइम, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम और था ज्ञानोदय का। ज्ञानोदय के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे नए विचार आए। ज्ञानोदय का मतलब कोई हम टाइम पीरियड एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्ञानोदय का अर्थ ये होता है कि अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का उदय करना, सत्य की खोज करनी, जो समाज में वास्तविक है उसको सम्मुख रखना, सबके सामने रखना। पुराने विचार जो थे, पिछड़ी विचारधाराएं जो थी उनको ख़त्म करके नए विचारों को अपनाना, और ये भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ, इसलिए इसको ज्ञानोदय नाम यहाँ पर दिया गया। ज्ञानोदय के दौरान बहुत सारे नए विचार आए, उनके पेशकश की गई। मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी का दर्शन शास्त्र विज्ञान ऐसा कारक था। ज्ञानोदय वैसे मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी में, इसको हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी में ज्ञानोदय आया। ज्ञानोदय में बहुत सारे विचारक थे। ऐसे ही विचारक में देखिए, एक हैं फ्रांस के लोक जिनका पूरा नाम है जॉन लोक, और दूसरे हैं दरकात। ठीक है, ये दो ऐसे विचारक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित रहे और साथ साथ में जिन्होंने फ्रांस के विचारों को भी प्रभावित किया। लेकिन ज्ञानोदय के जो सपोर्टर थे उनके कुछ आलोचक भी थे, जो कि खुद उनके ही सपोर्टर भी थे और आलोचक भी थे। अब ये जो दोनों थे, सपोर्टर और आलोचक, इनको कहा गया प्रतिज्ञानोदय। और यह ज्ञानोदय एवं प्रतिज्ञानोदय के जो बीच का खेल था, जिसने मतलब स्टार्टिंग कर दी समाजशास्त्र के सभी विचारों के, इन सबके सिद्धांत को इन्होंने संभव बनाया। यानी कि वहीं से ही जो है समाजशास्त्र के विचार और सिद्धांत को संभव बनाया और वहीं से ही हमारे सामने समाजशास्त्र हमें देखने को मिलता है। ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों ही चीज़ बहुत बड़ी शक्तियाँ के रूप में सामने आई। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शक्ति क्या है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने विस्तार करा, फैलाया और इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदला, बहुत बड़ी मात्रा में बदला। इससे क्या हुआ, देखिए डी बोनाल्ड जो है, जिनका नाम मैं ले रहा था, जो कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारक थे, इन्होंने मध्य युग की ओर लौटने की बात करी। इनसे अच्छा क्यों? क्योंकि जब ज्ञानोदय आया, औद्योगिक क्रांति हुई तो तहस नहल हो गया, मतलब तहस नहस हो गया, हर तरीके से शांति खत्म हो गई। ठीक है, सद्भावना खत्म हो गई लोगों के बीच में, कानून व्यवस्था खत्म कर दिया इन्होंने, कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसलिए डी बोनाल्ड कहते हैं कि हम मध्य युग की ओर लौटना चाहते हैं। और बोनाल्ड ऐसे हर एक चीज़ के विरुद्ध में थे जो कि फ्रांस में पितृसत्ता को ख़त्म करे या फिर राजतंत्र को हिलाने की कोशिश करे। राजतंत्र और पितृसत्ता आपको अच्छे से पता ही है क्या है। इसी पे विचार आते हैं काम्टे के। काम्टे कहा जाता है इनको, या फिर अगस्त काम्टे या कांते। ठीक है, जो कि फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं, सोशोलॉजी के पिता हैं। इन्होंने ज्ञानोदय के ऊपर अपने क्या विचार दिए। काम्टे ने जो है समाजशास्त्र शब्द प्रतिपादित किया, यानी कि समाजशास्त्र जो वर्ड है वो काम्टे ने ही यूज़ किया फर्स्ट टाइम में। सोशोलॉजी वर्ड काम्टे ने ही दिया समाजशास्त्र को, और इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है।
ऐसे ही कामते की एक विचारधारा है प्रत्यक्षवाद की विचारधारा, और ये प्रत्यक्षवाद की विचारधारा जो है इनकी ऐसे बिंदुओं पर लक्षित थी जो उनके विचार में ज्ञानोदय के कुप्रभावों का प्रतिकार थी, यानी कि जो ज्ञानोदय के जो गलत प्रभाव थे उनको खत्म करने लायक थी या फिर उनके अपोजिट थी वो। ऐसे ही उनका निजी उपागम ठीक है, ऐसे ही उनका निजी उपागम डी बोनाल्ड जैसे क्रांतिकारी विचारकों से भी प्रभावित था। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी गई है एक लाइन में, कामते का निजी उपागम था खुद का उनका, वो भी क्रांतिकारी विचारकों से भी प्रभावित था। दूसरी ओर बात करते हैं कि कामते का सामाजिक भौतिक सिद्धांत, इसको हम सामाजिक भौतिक सिद्धांत कहे या समाजशास्त्र सिद्धांत कहे, लेकिन कामते ने इसी को ही मुख्य रूप से समाजशास्त्र कहा है। ठीक है, इन 3 लाइन में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कि असल में समाज को किस तरीके से कामते ने अपनी नज़र से कैसे देखा। कामते ने जो है फ्रांस में क्रांति में सामाजिक अराजकता के प्रतिकार के रूप में विकसित किया। वह विज्ञान विशेष रूप से भौतिक के अनुसार समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहते थे। भौतिक का मतलब मैं भी आपको समझा देता हूँ। कामते का सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत था पहली बार, जो कि सब पूरे उसके समाज में विकास को देखता था, जिसमें एक कानून का समावेश था और जो कि सभी समाज पर लागू होता है, चाहे वो कोई सा भी समाज हो। पहला देखिए ये सिद्धांत है कामते का। पहला उन्होंने बताया धर्म वैज्ञानिक चरण, जो कि लगभग 1300 के आसपास आता है। इसमें उन्होंने बताया कि अलौकिक शक्तियाँ एवं धार्मिक प्रतिमाएं हैं ऐसी जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक हैं समाज के लिए, जो समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है, या फिर अपना प्रभाव डालते हैं। और यहाँ तक माना गया है कि विश्व की जो रचना हुई है वो ईश्वर द्वारा हुई है। ठीक है, धर्म से आपको सीधे से समझ में आता ही है कि धर्म इसमें जोड़ा गया है। तो जो भी दुनिया के अंदर होता है वो ईश्वर के द्वारा होता है, जैसे पौधों का बढ़ना, जानवरों का बढ़ना, या फिर जो भी चीज़ है A to Z, मानव समाज के लिए भी यही लागू किया जाता है। दूसरा आता है अलौकिक चरण, ये 1300 से 1800 का बीच में इसका टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें क्या हुआ कि इसमें मनुष्य एवं समाज के बारे में हर बात को स्पष्ट करने के लिए प्राकृतिक को जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ पे कहा गया है कि जो भगवान है, भगवान ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया है समाज को, किसी को भी, सब कुछ प्राकृतिक को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्राकृतिक ने, नेचर ने खुद ही आपस में अपने आप ही बनाया है। तीसरा आता है प्रत्यक्षवाद चरण, जो कि 1800 और इसके बाद में आता है। इसमें हर बात को मूल रूप से विज्ञान द्वारा खोजे गए कानूनों को प्रभावित किया, यानी कि इसमें विज्ञान को ठहराया गया है। साथ साथ में इस चरण के दौरान इसने ये भी बोला है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है या फिर प्राकृतिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये एक बौद्धिक उलझन है जो कि सामाजिक उलझन पैदा करता है। ठीक है, जो कि सामाजिक उलझन हमारे बीच में पैदा करता है। और कामते का जो नज़रिया था वो प्रचंड किस्म की क्रांतियों में उनकी आस्था नहीं थी, यानी कि कामते भी जो थे ना वो भी असल में ईश्वर वगैरह को नहीं मानते थे एक तरीके से, उनकी इन चीज़ों में नहीं वो थे अपनी। ठीक है, तो ये था इन कामते का। फिर आता है दुर्खाइम का। जब इमाइल दुर्खिम ने ये बात सम्मुख रखी, मतलब इमाइल दुर्खिम ने जो है कामते की ही विचारधारा को अपनाया और उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको अपने ऊपर लिया। इमाइल दुर्खिम जो है 1856 में पैदा हुए और 1917 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने जो है कामते की जिम्मेदारियों को ही अपने ऊपर लिया और इनका मानना ये था कि जो ज्ञानोदय है उसको नकारा नहीं जा सकता पूर्ण रूप से। दुर्खिम मेरे हिसाब से जो है दुर्खाइम ने सबसे अच्छे तरीके से अध्ययन किया समाज का। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने सबसे पहले जो अपनी एक किताब लिखी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड 1895 में, इन्होंने रूल बताए हैं सोशोलॉजिकल मेथड के। ठीक है, इसमें समाज के जो रूल हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं और इन्होंने इस बात पर इस किताब में मुख्य रूप से जोर दिया कि समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। जो भी सामाजिक तथ्य है उसका ही अध्ययन को ही हम समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और अध्ययन का जो अन्य समाजशास्त्रियों पर प्रभाव पड़ा, मतलब इस तथ्य का अन्य समाजशास्त्रियों के ऊपर प्रभाव पड़ा। और फिर दूसरी उन्होंने किताब लिखी कि जब जो रूल्स हैं समाज के अंदर, तो इसमें एक रूल्स और भी होता है। रूल्स क्या मतलब, व्यक्ति सुसाइड करता है, क्यों करता है? तो इन्होंने एक बुक और लिखी सुसाइड, जिसका नाम ही सुसाइड रखा, 1897 में इन्होंने पब्लिश की। और इसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार सामाजिक शक्तियों का समाज के भीतर रहने वाले व्यक्ति एवं उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है
वो अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे समाज का ही हाथ होता है उस व्यक्ति को सुसाइड करने में। ये इसकी किताब में कहा गया है, ये बात मैं नहीं कह रहा। हालांकि उसका जोर जो है व्यक्ति विशेष पर नहीं था, बल्कि इसके पीछे सामाजिक कारणों पर था। इस लाइन का अर्थ वही होता है जो मैंने आपको बताया। अब जो है विभिन्न सामाजिक श्रेणियाँ, ये सामाजिक श्रेणियाँ हैं, जैसे कि आत्महत्या हो गया, भूखमरी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये उथल जो है पैसा भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें बात बताई गई है आत्महत्या की। तो इनके बीच में जो अंतर का अध्ययन करने के लिए ये काफ़ी उत्सुक था और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन की भी। लेकिन एक चीज़ बताया कि सामाजिक तथ्य दो किस्म के होते हैं, पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक, ठीक है। भौतिक तथ्यों में ये जोड़ते हैं नौकरशाही कानून को, और गैर भौतिक तथ्य में सामाजिक संस्थान एवं संस्कृति से ये अलग होते हैं। गैर भौतिक तथ्य में आते हैं सामाजिक संस्थान और संस्कृति। दुर्खैम ने जो है अपने अधिकांश कार्यों में गैर भौतिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब दुर्खैम जो है गैर भौतिक तथ्यों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मानते थे, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। फिर बाद में उन्होंने एक किताब और लिखी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है, द डिवीज़न लेबर ऑफ इन सोसाइटी। 1893 में इन्होंने किताब लिखी और इन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की कि ऐसे बहुत से कारण होते हैं, कारक होते हैं, जिसको कोशिश करने की वजह से समाज, जिनकी भूमिका समाज को एक दूसरे से बांधने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि समाज में जो है ना एक दूसरे से जुड़ने का नैतिक आधार है, एक दूसरे से व्यक्ति को जुड़ना ही पड़ता है, समाज को जुड़ना ही पड़ता है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और ये नैतिक आधार है इस चीज़ का। इस चीज़ को उसने अपनी इस बुक में बताया है। साथ साथ में उसने सामूहिक चेतना कहकर इसको पुकारा। तीसरी बुक और है जो इमेल दुर्खिम ने लिखी है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियंस लाइफ, 1912 से लेके 1965 यहाँ पर समय दिया गया है इसमें। इस वाली बुक में इमेल दुर्खिम ने ये बात रखी है कि आदिम समाज का अध्ययन किया इस वाली बुक में, ताकि वह आदिम रूप से धर्म की पहचान कर सके। दुर्खैम के लिए समाज खुद धर्म का आधार है, ठीक है। समाज ईश्वर की तरह होता है, उसको उल्टा नहीं जा सकता या फिर सुधारा नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपकी ही बुक में से पढ़ा रहा हूँ, इग्नू किस में। बस ये है कि मैं आपको थोड़ा इजी वे में पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। समाजशास्त्र ने 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के शुरू में फ्रांस में अपनी जगह बना ली थी, ठीक है। तो यही थी इनकी जो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड में इन्होंने समाज के ऊपर पढ़ा, सुसाइड में अपनी बुक में इन्होंने सुसाइड के ऊपर अध्ययन किया, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया कि कैसे समाज दूसरे को बांधे रखता है, और लेबर सोसाइटी की बात भी इसमें की गई है। साथ साथ में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ में इन्होंने आदिम समाज का भी अध्ययन किया। कुल मिला के और भी किताबें हैं इनकी, लेकिन इसमें फ़िलहाल इतनी ही यहाँ पे दर्शाई गई हैं, दी गई हैं। फिर आती है मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है? मार्क्सवादी विचारधारा यानी कि कार्ल मार्क्स, सभी कार्ल मार्क्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। एक विचारक और हैं हेगल। कार्ल मार्क्स जैसे बहुत बड़े विचारक हैं, यह खुद ही हेगल के विचारों से काफ़ी गहन रूप से प्रभावित था कार्ल मार्क्स खुद, लेकिन बाद में उसने हेगल के विचारों का विरोध किया और बोला कि सिर्फ ऐसे मूल्य को स्वीकारा है जिसे वो अर्थशास्त्र के अध्ययन में लागू करना चाहता है। हेगल के विचार कार्ल मार्क्स ने पहले तो माने, बाद में उनको कैंसिल कर दिया और उसके हिसाब से, अपने हिसाब से अर्थशास्त्र का जो उन्होंने सिद्धांत है वो अपने थ्योरी में लागू किया। कार्ल मार्क्स के लिए क्या था कि हर चीज़ को मस्तिष्क एवं परिक्रमों की बजाय भौतिक आधार तक घटाया जा सकता है। मार्क्स के लिए पूंजीवादी बहुत बड़ी समस्या थी। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। पूंजीवादी मैं आपको बताऊंगा। पूंजीवादी एक ऐसी समस्या थी जिससे अलगाववाद एवं क्रांति जैसी संकल्पना की उत्पत्ति हुई। क्रांति क्या हुई? औद्योगिक क्रांति, जैसे मैंने आपको बताया, और औद्योगिक क्रांति के बाद में तो क्रांति हुई वो अलगाववाद, एक अलग रहने की स्थिति, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। और कार्ल मार्क्स के लिए श्रमजीवियों द्वारा की जाने वाली क्रांति बुराई का समाधान थी।
जो भी श्रमजीवी थे, श्रमजीवी कौन होते हैं? जो श्रमिक वर्ग था, जो छोटा वर्ग था, जो श्रम करता था, मजदूरी करता था, उनके द्वारा की जाने वाली क्रांति, ये जो पूंजीवाद थी, इस बुराई का समाधान थी। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। पूंजीवादी श्रमिकों का हक मारकर या फिर उनका शोषण करके लाभ कमाते थे। शोषण का मूल आधार था पूंजीवाद। पूंजीवाद की व्यवस्था की जड़ को खत्म करना चाहते थे कार्ल मार्क्स, और उन्होंने समाजशास्त्र में इसकी आलोचनाओं को भी जन्म दिया। ठीक है, मुख्य रूप से वही है कि ये पूंजीवाद के ही सपोर्टर नहीं रहे, पूंजीवाद को उखाड़ के फेंकना चाहते थे, ताकि जो भी वर्ग है उनको बराबर का अधिकार दिया जा सके, उनको कम से कम उतना तो पैसा मिले जितना कि उनको मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वो इतने कम पैसों में वो काम कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा घंटों के लिए। फिर आती है आपकी वेबरवादी विचारधारा, जिनका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का जन्म 1866 में हुआ, उनकी मृत्यु 1920 में हुई, जो कि एक जर्मनी समाजशास्त्री थे। मैक्स वेबर के भी विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगे पर्सनली, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें ऐसी समाज के अंदर दर्शाई, लेकिन इन्होंने जो है धर्म को ज़्यादा आगे रखा, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा कि जो धर्म को आगे रखा। इनके थोड़े विचार अलग थे, मतलब इनकी एक लाइन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं अभी आपको बताऊँगा। मैक्स का कहना ये था कि मार्क्सवादी विचारधारा को ध्यान में रख के इन्होंने अपने विचार विकसित किए, लेकिन इन्होंने कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत वेबर के विचार से मेल नहीं खाता था। कहने का मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स ने जो विचार अपने सामने रखे थे पूंजीवाद को लेके, तो मैक्स वेबर का कहना यह था कि ये विचार गलत हैं। वो उसकी आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि सामाजिक परिक्रम के किसी भी एक पहलू को ऐसा नहीं रखा जा सकता सम्मुख, क्योंकि समाज के अंदर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो और भी देखने लायक हैं, तो किसी भी एक टॉपिक को ऐसा नहीं देखा जा सकता। जैसे कि अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, और भी समाज के अंदर टॉपिक है, जैसे कार्ल मार्क्स ने प्राथमिकता दी सबसे ज़्यादा किसको? अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक को। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था की यहाँ पे आलोचना की इस बात पे। और मैक्स वेबर ने जो है धार्मिक विचार पे अपने काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, विचार रखे थे। इन्होंने जो है प्रोटेस्टेंटवाद पर अपना अध्ययन में दर्शाया कि किस प्रकार खुद आर्थिक विकास करने की क्षमता रखता है। प्रोटेस्टेंटवाद जो है ईसाई धर्म से संबंधित था, जो कि यहाँ नहीं भारत देश में था। ठीक है, मुझे ऐसा ध्यान नहीं, जहाँ तक फ्रांस में ही हुआ था प्रोटेस्टेंटवाद भी। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म की बात करी या फिर और अन्य धर्म का अध्ययन किया, और अन्य धर्म का अध्ययन करने पर और हिंदू धर्म का अध्ययन करने पर इन्होंने क्या देखा कि आर्थिक विकास का जो निम्न दर है, आर्थिक विकास का जो कम स्तर है, उसका कारण है समाज में जातियों का विभाजित होना। बड़ी मात्रा में समाज के अंदर हमारी जो जाति हैं उनको विभाजित इसे देखा गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जमींदारों ने गलत बंटवारा करा, ऐसे ही यहाँ पे निम्न जातियों के आधार पर शोषण करना शुरू कर दिया गया था, और जातियों के आधार की वजह से अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर रही। मार्क्स की तुलना में, कार्ल मार्क्स की तुलना में विशेष रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक प्रयोग के संदर्भ में वेबर के सिद्धांत अधिक स्वीकार्य पाए गए, क्योंकि ये उदारवादी थे। बस यही इनके लिए मेरे को पसंद है सबसे ज़्यादा कि ये उदारवादी थे, और इन्होंने सभी चीज़ को अपने सम्मुख रखा, और कुछ बात में ये रूढ़िगत भी थे। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेंसर का विचार क्या कहता है। स्पेंसर का विकासवाद। स्पेंसर की राय थी कि देखिए, स्पेंसर ने जो बात रखी है वो सबसे ही अलग बात रखी है। इन्होंने कुछ बात अपने सम्मुख नहीं बताई, सब कुछ ही अलग बताया है। इनका कहना है कि जो समाज है वो स्वयं प्रगति करता है। समाज में मतलब इसका जो विकास है, इसमें किसी भी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। स्पेंसर का कहना है ऐसा। जैसे पेड़ पौधे पशु अपने आप बढ़ते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, ऐसे ही इसने महसूस किया कि समाज जो है वो भी इसी तरीके से होता है, और इसके बीच में कोई दखल नहीं देना चाहिए। यानी कि इन्होंने भी एक तरीके से ना ईश्वर को सम्मुख रखा, ना अलौकिक शक्तियों को वो रखा। इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि समाज अपने आप बढ़ता है, अपने आप चलता है, और इन्होंने किसी भी पसंदीदा को नहीं रखा, किसी भी पसंदीदा को सबसे आगे नहीं रखा। सामाजिक संस्था जो भी है वो बिना किसी ठोस पसंदीदा के अपने ही पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है या लेती है। ठीक है, स्पेंसर का विकासवाद जो है द्विपरतीयों में था। द्विपरतीय से मतलब दो परत में था।
ये द्विप्रत्यय यहाँ गलत लिखा हुआ है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ही टाइप हो रहा था, बहुत बार टाइप करने के बाद भी ऐसे ही आ रहा था। द्विप्रत्यय जो इनका विकासवादी सिद्धांत था, इन्होंने पहले सिद्धांत में बताया कि सामाजिक विकास में आकार की बात करते हैं। जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है उसी तरीके से उसकी बुनियादी ज़रूरतें बढ़ती हैं और उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। और सच यह है कि छोटे शहरों का आकार और जटिलता महानगर से अलग होती है। जो छोटे शहर हैं वो अलग होते हैं, उनके आकार अलग होते हैं, और महानगर जो हैं वो अलग होते हैं। अब विविध समूह जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा समाज का आकार बन जाता है और इससे समाज जो है काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है। ये इन्होंने एक रखा। दूसरा जो इनका पहलू था वो ये था इनके स्पेंसर का विकासवाद का, कि दूसरा विकासवादी रूपरेखा युयुत्सु समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ना है। अब आप पूछेंगे युयुत्सु समाज क्या होता है। देखिए, युयुत्सु समाज उस समाज को कहा जाता है जब महाभारत का समय था, उस समाज से लेके औद्योगिक समाज की ओर बढ़ना है। इतने लंबे टाइम पीरियड की उन्होंने बात रखी है, उस तरफ बढ़ने को इन्होंने विकासवादी सिद्धांत कहा है, जो कि अपने आप ही बड़ा है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा जो समाज था ना, युयुत्सु समाज, वो आरंभ के संगठन है जिनका कार्य समाज की रक्षा करना है। सिर्फ इतनी सी बेसिक सी डिटेल दी है। फिर आते हैं ब्रिटिश समाजशास्त्री। ब्रिटिश समाजशास्त्री का कहना क्या है वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो और बची है। ब्रिटिश समाजशास्त्री में एक अन्य बुनियादी विशेषता ये थी, यहाँ पे इन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने यहाँ पे समाज को दोष नहीं दिया, समाज के ऊपर ध्यान दिया, इन्होंने क्या व्यक्ति विशेष के ऊपर, यानी कि स्पेशल व्यक्ति के ही ऊपर इन्होंने बोला कि व्यक्ति को सुधारने के प्रति जो है जिन्होंने चिंता व्यतीत की, और साथ साथ में उनके जो फैले हुए समाज के फैले हुए लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए तैयार रखना व्यक्ति को, ठीक है। इन समाजशास्त्रियों ने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था में दोषों को देखा और इन समाजशास्त्रियों ने ऐसे समाज के प्रति काफ़ी आदर दिखाया जिसके वे सदस्य थे, और स्पष्ट रूप से रूढ़िगत फैसला था ये वैसे तो। और इसका एक और तर्क था कि जो व्यक्ति विशेष को सामाजिक बुराइयों या समस्याओं के केंद्र बिंदु में रखता है, व्यक्ति विशेष की बहुत किस्म की समस्याओं का विश्लेषण किया गया, जिसमें जैसे कि कुछ टॉपिक यहाँ दिखाए गए हैं, अज्ञानता, अपराध, या फिर मदिरा पान करना, शराब पीना, ठीक है। ऐसे कारण का समावेश समाज के अंदर होता है। देखिए, ब्रिटिश समाजशास्त्री कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष अपने ऊपर ही ध्यान दे ले, अज्ञानता को ख़त्म करे, शराब को ना पिए, अपराध को ख़त्म करें, ऐसी चीज़ों को अगर वो ख़त्म कर देता है, बुराइयों को ख़त्म कर देता है, तो वो सीधा खुद ही एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। और इनका जो सिद्धांत था वो उदारवादी था और इसका मानना था कि राज्यों को बाजार में दखल नहीं देना चाहिए। स्पेंसर के हस्तक्षेप नीति में आस्था थी, और इससे ही पता चलता है कि स्पेंसर सामाजिक सुधार का पक्षधर नहीं था, बल्कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना सामाजिक गतिविधि को बनाए रखना चाहता था, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे मैंने आपको 4-5 समाजशास्त्री बता दिए हैं जो कि आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं कुछ भी सवाल, और नेक्स्ट वीडियो आपको सब मिल जाएगी। नीचे आई बटन में और लास्ट स्क्रीन में भी आ चुकी होगी अब तक, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप जाके वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस। बाकी सब भी आपको वीडियो मिलती रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।